अच्छा, जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। अभी अभी आपने इस विश्लेषण को देखने का फैसला किया। लगा तो यही होगा कि ये आपका अपना फैसला था, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये फैसला आपके लेने से बहुत बहुत पहले ही तय हो चुका था? क्या वो क्लिक सच में आपका था, या फिर ये बस कारणों की एक बहुत लंबी चेन का आखिरी हिस्सा था? न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की हमसे एक ऐसा सच कहने की हिम्मत करते हैं जो सुनने में, सच कहूं तो हम में से ज्यादातर लोगों को डरा सकता है। और वो सच ये है कि स्वतंत्र इच्छा, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, वो एक भ्रम है। हाँ, एक खूबसूरत, जरूरी, लेकिन आखिर में एक धोखा। तो चलिए इस गहरी गुफा में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारी ये जो यात्रा है ये समय में पीछे की तरफ जाएगी। शुरू करते हैं किसी भी काम को करने से ठीक 1 सेकंड पहले से। वो एक छोटा सा पल जब हमें लगता है कि हम एक सचेत, सोचा समझा फैसला ले रहे हैं। असल में कहानी तो उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। देखिए, ये बात हमारे खुद के बारे में हमारी पूरी सोच को हिलाकर रख देती है। रिसर्च साफ साफ ये बताती है कि दिमाग पहले एक्शन लेता है और फिर हमारे होश में एक कहानी सुनाता है कि हाँ, ये फैसला मैंने लिया है। मतलब हमारा सचेत मन, हमारा कॉन्शियस माइंड, वो ड्राइवर की सीट पर है ही नहीं। वो तो बस एक कमेंटेटर है जो ऐसे खेल की कमेंट्री कर रहा है जो पहले से ही चल रहा है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद आ रही है। क्या बल्लेबाज के पास इतना वक्त होता है कि वो सोचे, अच्छा यॉर्कर है, मुझे डिफेंसिव शॉट खेलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो शॉट कौन खेल रहा है? वो शॉट उसका अचेतन दिमाग खेल रहा है, उसकी सालों की प्रैक्टिस, उसकी मसल मेमोरी। वहां सोचने समझने वाला चुनाव है ही नहीं। सेपोल्स्की का तर्क यही है कि हमारी जिंदगी के जो बड़े बड़े फैसले हैं ना, शादी हो, करियर हो, वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। हमें लगता है कि हम सोच समझ कर रहे हैं, पर उनकी नींव हमारे होशो आवाज से बहुत पहले रख दी गई होती है। अब चलिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं, कुछ मिनट और घंटे। देखिए, हमारा दिमाग किसी खाली कमरे में फैसले नहीं लेता, उस पर लगातार उसके माहौल का असर पड़ता रहता है। अब जरा इस कमाल की स्टडी को देखिए। रिसर्चर्स ने पाया कि जज लंच ब्रेक से ठीक पहले लगभग 0% परोल दे रहे थे, लेकिन लंच के ठीक बाद यही रेट बढ़कर सीधे 65% हो गया। क्यों भाई? क्या कैदी अचानक अच्छे इंसान बन गए? नहीं, बदला था जज का ब्लड शुगर लेवल। मतलब एक इंसान की आज़ादी इस बात पर टिकी थी कि जज साहब भूखे हैं या पेट भरा है। तो फिर फ्री विल कहाँ है इसमें? तो अब तस्वीर को और बड़ा करते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारी बायोलॉजी, हमारे हार्मोन्स, हमारे दिमाग का विकास, ये सब मिलकर लंबे समय में हमारे फैसले लेने के तरीके को कैसे घड़ते हैं। ये हमारी प्रोग्रामिंग का एक और गहरा लेवल है जो हमारे कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। हमारी हार्मोन्स को आप दिमाग का वॉल्यूम नॉब समझ लीजिए। ये तय करते हैं कि दिमाग किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। एक स्टडी में पाया गया कि जिन फाइनेंशियल ट्रेडर्स का सुबह टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा होता था, वे उस दिन ज्यादा पैसा कमाते थे। क्यों? क्योंकि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट बना रहा था। लेकिन यही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन उन्हें लापरवाह भी बना रहा था। तो पॉइंट ये है कि उनके फैसले असल में उनकी सुबह की बायोलॉजी चला रही थी। अब सालों पीछे चलते हैं, किशोरावस्था में। हम सब उस दौर से गुजरे हैं। वो एक ऐसा समय है जब दिमाग, खासकर उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह होता है। सब कुछ बन रहा होता है। इसीलिए टीनेजर्स इतने जोखिम भरे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सोचना नहीं चाहते, बात यह है कि उनका हार्डवेयर ही अभी पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ है। और मजे की बात यह है कि कार इंश्योरेंस कंपनियां ये बात सालों से जानती हैं। वो एक 18 साल के लड़के से कहीं ज्यादा प्रीमियम लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक टीनेजर का दिमाग खतरे को समझने के लिए बना ही नहीं है। चलिए अब और भी गहरे पानी में उतरते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग की एकदम नींव तक। हमारा बचपन, माँ के गर्भ में बिताया गया समय और हमारे जीन्स, ये वो चीजें हैं जिन्हें हमने कभी नहीं चुना, लेकिन इन्हीं चीजों ने हमें वो बनाया है जो आज हम हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है। बचपन के जो मनोवैज्ञानिक घाव होते हैं, वो सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो शरीर पर जैविक घाव बन जाते हैं। इस जबरदस्त स्टडी ने दिखाया कि बचपन में किसी ने जितना ज्यादा ट्रॉमा झेला है, बड़े होकर उसे गंभीर बीमारियां होने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि ये बुरे अनुभव दिमाग के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम की पूरी वायरिंग को हमेशा के लिए बदल देते हैं। हम अपनी परवरिश नहीं चुनते, पर वो हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देती है। असल में हमारी प्रोग्रामिंग तो हमारे पैदा होने से भी पहले शुरू हो जाती है। वर्ल्ड वॉर II के दौरान डच अकाल के समय जो बच्चे गर्भ में थे, उनमें बड़े होकर मोटापा और सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां होने की दर बहुत ज्यादा पाई गई। क्यों? क्योंकि उनके जीन्स ने खुद को उस कमी वाले माहौल के लिए तैयार कर लिया था। इसके अलावा जो जीन्स हमें अपने माँ बाप से मिलते हैं, वो भी तय करते हैं कि हम ज्यादा चिंता करने वाले बनेंगे या ज्यादा रिस्क लेने वाले। साफ है कि फ्री विल की दौड़ शुरू होने से पहले ही हम में से कई लोगों के लिए रास्ता बहुत ऊबड़-खाबड़ होता है। तो अब सेपोल्स्की इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ खींचकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। वो ये दिखाते हैं कि हमारा कोई भी काम, कोई भी एक्शन एक पल का फैसला नहीं होता। नहीं, वो तो कारणों की एक बहुत बहुत लंबी चेन का आखिरी नतीजा है। एक ऐसी चेन जो लाखों साल पहले तक जाती है। और ये स्लाइड ये इससे एकदम साफ कर देती है। एक बहुत ही मामूली सा काम लेते हैं, जैसे किसी बेघर को पैसे देना। ये फैसला सिर्फ अभी नहीं हुआ, ये 1 सेकंड पहले आपके दिमाग की न्यूरल एक्टिविटी से प्रभावित था, कुछ घंटे पहले आपके ब्लड शुगर लेवल से, सालों पहले आपके बचपन से जहां आपने उदारता सीखी, सदियों पहले आपकी संस्कृति से जो दान को अच्छा मानती है, और लाखों साल पहले हमारे विकास से जिसने हमारे अंदर सहानुभूति डाली। अब सवाल ये उठता है, इस पूरी की पूरी चेन में वो एक जादुई पल कहाँ है जहां किसी आजाद बिना वजह वाले मैं ने आकर फैसला लिया? जवाब है, वो जगह है ही नहीं। मुझे पता है ये विचार डरावना लग सकता है। अगर कोई फ्री विल नहीं है, तो क्या किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है? अगर अपराधी अपने किए के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो क्या हम उन्हें सजा देना बंद कर दें? सेपोल्स्की कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि फ्री विल के इस विचार को छोड़ना असल में हमें निराश नहीं, बल्कि आज़ाद कर सकता है। ये हमें एक बेहतर, ज्यादा हमदर्द समाज बना सकता है। और सबसे आम तर्क जो इसके खिलाफ आता है वो ये है कि लेकिन मुझे तो महसूस होता है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ। सेपोल्स्की कहते हैं कि हाँ, ये एहसास बहुत मजबूत है, लेकिन महसूस होना किसी चीज़ के सच होने का सबूत नहीं होता। सोचिए, एक इंसान जिसका हाथ कट चुका है, उसे भी उस हाथ में खुजली महसूस हो सकती है जो अब है ही नहीं। उसके लिए वो एहसास 100% असली है, पर क्या वो सच है? नहीं। फ्री विल का एहसास भी शायद उसी तरह का एक फैंटम लिम्ब है, एक बहुत ही कन्विंसिंग पर आखिर में एक धोखा। तो चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी सोच का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि जिस इंसान ने हमें दुख दिया है वो असल में बुरा नहीं बल्कि टूटा हुआ है, कि वो अपनी बायोलॉजी और अपने अतीत का एक प्रोडक्ट है, तो गुस्से की जगह हमदर्दी ले सकती है। ये हमें नफरत और बदले जैसी जहरीली भावनाओं से आज़ाद कर सकता है। और इस एक सोच से पूरे समाज में जबरदस्त बदलाव आ सकता है। हमारा न्याय सिस्टम सजा देने के बजाय सुधार और रोकथाम पर फोकस कर सकता है। सफलता को घमंड का कारण नहीं, बल्कि किस्मत और अच्छी परिस्थितियों का नतीजा माना जाएगा, जिससे हम और विनम्र बनेंगे और हम ये समझ पाएंगे कि प्यार और नफरत भी हमारी गहरी प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है, जो हमें हम बनाम वो की सोच से ऊपर उठने में मदद कर सकता है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सपोज़की कहते हैं कि हमें इंसानों को उसी हमदर्दी और जिज्ञासा से देखना चाहिए जैसे हम एक खराब पड़ी कार को देखते हैं। हम उस पर चिल्लाते नहीं हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गड़बड़ कहाँ है। तो अगर हम सब कारणों की एक लंबी चेन का नतीजा हैं, तो क्या किसी से नफरत करना उतना ही बेमतलब नहीं है जितना एक तूफान से नफरत करना? हो सकता है ये विचार हमारी नींद उड़ा दे, पर यह हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और शायद एक ऐसे दिमाग के लिए जो पहले से ही तयशुदा है, सोचना ही आज़ादी के सबसे करीब का एहसास है।